दोस्तों नमस्कार। आज आपसे मैं 3 डॉक्यूमेंट की चर्चा करूंगा। पहला, जो चिट्ठी केजरीवाल साहब ने ईडी को लिखी थी कि मैं क्यों नहीं आ सकता सुनवाई के लिए, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे उसका क्या जस्टिफिकेशन था। उसके बाद एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट की तरफ से, जिसने केजरीवाल के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो दलीलें थी कि वो हाजिरी में क्यों नहीं आ सकते, उसका जवाब हाई कोर्ट के ऑर्डर में आया। और अभी तीसरा एक और डॉक्यूमेंट है, वो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसने शायद केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ा दी। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हम तीनों पे बात करेंगे। पहले हम केजरीवाल का जो चिट्ठी थी, ईडी को जो समन ईडी ने भेजा था, उसका जवाब जो केजरीवाल ने दिया था, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे कि उस पर उन्होंने क्या लिखा था। फिर हम हाई कोर्ट के उस इंपॉर्टेंट ऑर्डर की चर्चा करेंगे जो वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी थी कि वो ईडी के सामने क्यों नहीं आ सकते, और फिर हाई कोर्ट का क्या आदेश था, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो केजरीवाल की चिट्ठी से सिमिलर चिट्ठी थी। और तीसरा, क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया कि हम ईडी जो है वो अरेस्ट कर सकती है या नहीं, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसने केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ा दी। तो दोस्तों, सबसे पहले केजरीवाल साहब की चिट्ठी। केजरीवाल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी जब सम्मन आया था 30 अक्टूबर को कि आप आइए पेशी के लिए, और 2/11 मतलब कि 2 नवंबर की डेट दी गई थी केजरीवाल को कि आप आइए और पेश होइए ईडी के ऑफिस में। तो 2 नवंबर की सुबह केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी ईडी को, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए थे वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। At the outset, I wish to state the following. केजरीवाल साहब ने कहा, The said summon is not clear as to what capacity in which I am being summoned, that is as witness or a suspect in the above mentioned matter. केजरीवाल ने यह कहा कि साहब, आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया? क्या मुझे आपने एज ए विटनेस बुलाया, या आपने मुझे एज ए एक्यूज्ड बुलाया, सस्पेक्ट बुलाया? किस हैसियत से आपने मुझे बुलाया, ये चिट्ठी में आपने क्लियर नहीं किया है। The said summon fails to provide details in the file or the reason I have to be summoned. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट केजरीवाल का था कि आपने कारण ही नहीं बताया कि आपने मुझे बुलाया क्यों। यही बात जो वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर थे, जब ईडी ने उनको बुलाया तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट केजरीवाल का दोहराया, और वो मैटर जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। The said summon does not specify whether I am being summoned as an individual or in my official capacity as a chief minister or a national convener of Aam Aadmi Party, and appears to be in the nature of fishing and roving inquiry. तो केजरीवाल ने कहा कि साहब, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो ये आपका जो समन है ये मोटिवेटेड है, इसका कोई आधार नहीं है, और मैं नहीं आ रहा हूं। ये बात उन्होंने ईडी को लिख के कही। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और वो समन में नहीं गए, और उस दिन वो मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन के लिए गए, जहां वो सारी सीटें हार गए। अब इसी से मिलती जुलती एक चिट्ठी, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और इसी बात को लेके मोले घटक, जो वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर हैं, उनको कोल स्कैम के लिए बुलाया गया ईडी ने। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे किस आधार पे बुला सकते हैं। ए पर्सन समन्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि साहब, आप मुझे कैसे बुला सकते हैं, मैं तो एक्यूज्ड भी नहीं हूं, और आप मेरे से कैसे पूछ सकते हैं। तो ये जब आर्ग्यूमेंट गया, क्योंकि अगर आप देखें तो आर्टिकल 20(3) आर्टिकल 20(3) में लिखा है, जो ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
अब ये बात उन्होंने कही कि साहब आप मुझे कैसे बुला के पूछ सकते हैं मेरे बारे में ही कि मैंने गुनाह किया है या नहीं किया है। अब हाई कोर्ट ने जो कहा वो इंटरेस्टिंग है, वो आपको सुनना होगा। Mere issuance of summon under Section 50 of PMLA Act, इसी के तहत केजरीवाल को भी समन इशू किया गया था। फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस वेदर ओरली और डॉक्यूमेंट्री विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोटेक्शन गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जानकारी के लिए बुलाया गया है, आपसे इंक्वायरी करनी है, तो आप किस बात का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? आपको संवैधानिक अधिकार है, अगर आप एक्यूज्ड बन जाते हैं, अगर आप गुनहगार साबित हो जाते हैं, फिर आप अपना मुंह बंद रखिए कि साहब मैं नहीं बताता कि मैंने क्या क्या क्राइम किए। अब पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है पता लगाना। आप मेरे से मेरे खिलाफ गवाही नहीं ले सकते। ये बात बहुत क्लियरली संविधान में लिखी गई। एज द आर्ग्यूमेंट इन इटसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी, जब कोर्ट ने यह कहा कि जब आप एक्यूज्ड हैं ही नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हैं, फिर आप काय का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? तो अभी तो आपसे इंक्वायरी मांगी जा रही है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। और पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 50 ये बहुत क्लियरली बोलता है कि जो कानूनी एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो किसी को भी जानकारी के लिए बुला सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो केस से संबंधित हो। अगर कल को ईडी चाहे तो केजरीवाल के ड्राइवर को भी बुला सकते हैं, पियोन को भी बुला सकते हैं, उनके घर में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी बुला सकते हैं, उनकी मिसेस को भी बुला सकते हैं, उनके माता पिता को भी बुला सकते हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि ये इंफॉर्मेशन सीकिंग ये क्लॉज है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर लगता है कि कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है तो अथॉरिटीज को उसको बुला के उससे जानकारी लेने का अधिकार है। और ये माना जाता है कि अगर वो व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में तो न्याय प्रक्रिया में बाधक है, तो उसका नेगेटिव असर जाता है। तो अगर केजरीवाल साहब ईडी के समन में नहीं गए तो इस बात को समझना होगा कि इन्होंने न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली। और एक्यूज्ड है या नहीं ये तो अभी बहुत बाद की बात है, लेकिन न्याय में तो आप सपोर्ट करिए, न्याय तक पहुंचने में तो आप सपोर्ट करिए। केजरीवाल साहब वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो था हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो जो केजरीवाल ने बहानेबाजी की थी कि हम समन में नहीं आएंगे, उसका जवाब तो यहां पे मिल गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर और आया है, उसमें यह कहा गया कि साहब अरेस्ट करने से पहले आप कारण नहीं बता रहे। अगर आपने मान लीजिए मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया, केजरीवाल को आपने इंक्वायरी के लिए बुलाया और केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया और ईडी मान लो उनको अरेस्ट कर लेती है, तो एक केस ही आया था कि क्या ईडी को अरेस्ट करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था ईडी को अरेस्ट करने का अधिकार है, उसके लिए सेक्शन 50 नहीं है, उसके लिए दूसरा सेक्शन है 19। अब उसमें सवाल इस बात को लेके आता है तो आप क्या कारण बताएंगे अरेस्ट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि कारण बताना अरेस्ट करने से पहले जरूरी नहीं है। कारण बहुत सिंपल है कि अगर हमने आपको कारण बता दिया, हमने आपके साथ एविडेंस शेयर कर दिए, तो आप अरेस्ट होने से पहले उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो पहले आपको अंदर किया जाएगा और फिर कारण बताया जाएगा। अब कारण बताने की सीमा क्या होगी? तो जैसा कानून में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने ले जाना होगा। तो उस समय आपको कारण लिखित में भी दिए जाएंगे कि ये चार्जेस आप पे हैं जिसके कारण आपको अरेस्ट किया गया है। लेकिन अरेस्ट करते समय अगर आपको ओरल भी, अगर अधिकारियों ने वर्बली भी अगर आपको बता दिया, ओरली भी बता दिया कि आपने ये गुनाह किया है इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये सफिशिएंट रीजन है। तो दोस्तों अब इन बातों को अगर आप 3 पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, पहला कि क्या केजरीवाल साहब समन से भाग सकते हैं? हाई कोर्ट का ऑर्डर है नहीं, आपको सपोर्ट और कोऑपरेट करना होगा। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन के समय, इंक्वायरी के समय क्या ईडी अरेस्ट कर सकती है?
बिल्कुल कर सकती है और आपको ओरली आपके कान में भी बता दिया जा सकता है कि आपने ये गुनाह किए इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अब केजरीवाल साहब क्या करें? मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर हम तीनों चीजों को देखें तो अगली बार जब केजरीवाल साहब को ईडी बुलाएगी तो आप समझिए कि ईडी और ज्यादा तैयारी से होगी, क्योंकि अब संजय सिंह भी हिरासत में है, मनीष सिसोदिया भी हिरासत में है, बाकी लोग भी हिरासत में हैं और बहुत सारे एविडेंस मनी लॉन्ड्रिंग के, टेलीफोन रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और जो व्यापारी जिन्होंने पैसा खिलाया, इवन विजय नायर जो इनका खास आदमी था, जिसको वो आज तक बोल रहे थे छोटा सा आम आदमी का कार्यकर्ता है, लेकिन आम आदमी के फाउंडेशन डे पे अपनी स्पीच में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा नेता है, मैं उसको मिस कर रहा हूं। तो ये सब बातें जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो केजरीवाल साहब के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश ने इनके जो बचने के रास्ते थे उनको भी बंद कर दिया है। अब इनको एक ही चीज बचा सकती है, वो कि अगर ये वास्तव में गुनहगार नहीं है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल को लगता है कि इनके खिलाफ सबूत ईडी को मिल गए हैं या इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके कारण इनके ऊपर आंच आ सकती है, तो निश्चित रूप से बुरे दिन आने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अब केजरीवाल साहब को ये देखना है कि वो कितने दिन और टालते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस मुद्दे पे होगा, उसकी चर्चा मैं आपसे फिर कभी करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।